महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हुई थी और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है मॉडर्न इंडिया का। ऐसे भी कहा जाता है वेल बिगन हाफ डन, किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर बढ़िया से कर दिया जाए तो आधा हो जाता है। तो मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट चैप्टर है 18वीं सदी का भारत। इसमें कुछ प्रश्न और उसके उत्तर तो प्रेषित किए जा चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें बचे हुए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी चर्चा अभी होगी, प्रश्न और उसके उत्तर साथ साथ। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो इज मुगल साम्राज्य के पतन। 1707 में औरंगजेब मरा है और तो मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए सर जदुनाथ सरकार, एक इतिहासकार हैं, ने टिप्पणी की, एक कमेंट किया था कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए, सोना में ही जब जंग लग जाए तो लोहे का क्या होगा। लोहा में जंग लगता है, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की थी कि जब स्वर्ण में ही जंग लग जाए तो लोहे का क्या होगा। बताएं कि, अभी कोटेशन है, इससे क्वेश्चन अब बनेगा, बताएं कि इस कथन को किसके पतन और गिरावट का संकेत मिलता है। 18वीं सदी के भारत में औरंगजेब के मरने के बाद सबसे अधिक डाउनफॉल उस समाज में उत्तरवर्ती मुगल सम्राट का हुआ है। चारित्रिक रूप से वे लोग उतने धनी नहीं थे और ऐसे भी कहा जाता है कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब राजा का ही चरित्र अच्छा नहीं होगा तो शासन का क्या होगा। तो इसके उत्तर में लिखा जाए उत्तर मुगल सम्राट, उत्तर मुगलवर्ती सम्राट जो भी शासक हुए औरंगजेब के मरने के बाद चारित्रिक रूप से गिरे हुए थे, और दूसरे जो सामंत वर्ग थे वे भी ईर्ष्या में आपसी डाह करते थे, और इन दोनों के गिरावट का संकेत मिलता है। और जदुनाथ सरकार ने मुगलों के पतन के बाद ऐसा टिप्पणी किया था। अगला है 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक। राजपूत बहुत सारे राजे राजवाड़े थे, लेकिन 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। आमेर जिसने जयपुर शहर को बसाया था। बताएं कि इस असाधारण राजा ने जयपुर पर कब से कब तक शासन किया था। कब से कब तक, करीब 43 वर्षों तक का शासन किया था। 1699 से 1743 तक का उसने शासन किया था। आमेर पर, जयपुर पर उसने शासन किया था। आमेर का तो था ही, आमेर जो जयपुर के पास है। अगला प्रश्न है सवाई जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था। बताएं कि, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आता है क्वेश्चन, बताएं कि उसने कहाँ कहाँ पर पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई, ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। कहाँ कहाँ पर उसने पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई, ऑब्जर्वेटरी बनाई। ग्रह नक्षत्र के बारे में उसे अच्छा ज्ञान था, वैज्ञानिक भी था। वह वर्सेटाइल कैरेक्टर का था, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। 5 जगहों पर उसने वेधशालाएं बनवाई थी। जैसे दिल्ली में बनाया था, इसको जंतर मंतर कहते हैं। दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, आगरा में और वाराणसी में। आगरा में नहीं है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा नहीं है, आगरा ऊपर किया जाए। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में उसने ऑब्जर्वेटरी बनवाया था। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध राजपूत नरेश, इन्हीं के बारे में है क्वेश्चन सा है, जो एक महान विधि शास्त्री, लीगल एक्सपर्ट भी था, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था। वर्सेटाइल कैरेक्टर का था। बताएं कि वह कौन था। वही सवाई जयसिंह, आमेर के शासक सवाई जयसिंह। आमेर को ही आम्बेर भी कहा जाता है, वह जयपुर के पास है, उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी का वह कौन हिंदू शासक था। सारा प्रश्न इसमें 18वीं शताब्दी का ही है। कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ होते थे, वो प्राचीन भारत में बताया जाएगा, लेकिन कुछ शासक बाद के भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। और उस जमाने में तो घोड़ों को छोड़ा जाता था और जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था वो क्षेत्र उसका हो जाता था। लेकिन यह कुछ दूसरे पैमाने पर, लेकिन यह भी अपने सामर्थ्य दर्शाने के लिए जो 18वीं शताब्दी के सवाई जयसिंह ने ही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अगला प्रश्न है पलासी के युद्ध के पूर्व। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इसी युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन स्थापना की थी। तो पलासी के युद्ध के पूर्व काल में बंगाल का साम्राज्य
बंगाल का सामान्य जनजीवन किस कारण से गंभीर रूप से तहस नहस हुआ? पलासी के युद्ध के पूर्व के काल में, पलासी का युद्ध तो हुआ था 23 जून 1757, उसके पहले का जो कालखंड है, खासकर औरंगजेब के मरने के बाद, सारी विकृति औरंगजेब के मरने के बाद हुआ, क्योंकि उसके उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हुए कमजोर हुए, तो मराठों का आक्रमण बार बार बंगाल पर होने लगा था, जिससे बंगाल की स्थिति गड़बड़ा गया था, खराब हो गया था। अगला प्रश्न है अवध, जो लखनऊ वाला क्षेत्र है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खां था। सआदत खां था, बताएं कि उसे अवध का सूबेदार कब बनाया गया? अवध का सूबेदार, सूबा का मालिक कब बनाया गया? इसका उत्तर है 1722 ईस्वी में। अक्सर पूछा जाता है कि जिस समय उसे सूबेदार बनाया गया उस समय मुगल शासक कौन था? अब 1722 ईस्वी दिमाग में रखना होगा। 1722 में मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। 1719 से 1748 का जो काल है इसे रंगीला बादशाह कहा गया। मोहम्मद शाह के जमाने में अवध में स्वायत्त संस्थापक थे सआदत खान ने राज्य की स्थापना की थी। 1722 में वे सूबेदार बने थे। उन्होंने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किया था, जिससे किसानों की हालत में सुधार हुआ था। अगला प्रश्न है नादिर शाह के हाथों, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। तो नादिर शाह के हाथों अपमान से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे शासक होते थे, उन्हें लगता था कि हम बहुत अपमानित होंगे तो आत्महत्या कर लेते थे। बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब कौन था? अवध का जो संस्थापक था सआदत खां, उसने ही 1739 में ही आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है सआदत खां की जगह, सआदत खां तो आत्महत्या कर लिया, उसकी जगह उसके भतीजे सफदर जंग ने ली, के बाद में मुगल शासक में वजीर भी बना था। बताएं कि सफदर जंग की सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा कौन आसीन हुआ था? क्योंकि उन लोगों का शासन कुछ सेकुलर था, हिंदुओं को ही बहुत महत्व देते थे। एक शासक थे नवाब राय। नवाब राय सफदर जंग की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर आसीन था। अगला प्रश्न है लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। बताए कि किस ईस्वी सन के बाद वह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया? महत्वपूर्ण शहर तो था, लेकिन अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। ऐसे भी लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। तो 1775 के बाद वह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, हैदराबाद, बंगाल और अवध, मुगलों के पतन के बाद, मुगलों का पतन के बाद, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 3 स्वायत्त जो राज्य हुए, हैदराबाद दक्षिण में, बंगाल पूर्व में और अवध बीच का क्षेत्र। तो हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त राजवाड़ों के संस्थापकों में कौन से समान गुण थे? अब तीनों के संस्थापक का नाम याद रखना पड़ा। हैदराबाद का निजामुल मुल्क, आसफ जाह ने हैदराबाद रियासत की नींव डाली थी। उसके बाद आ रहा है हैदराबाद, बंगाल, बंगाल का मुर्शीद कुली खां अलीवर्दी खान बनाया था। और अवध सआदत खां। तीनों में एक समान गुण थे। ये तीनों जो थे उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता वाले थे और इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। और जो राजा कैरेक्टर को होगा उसका शासन बहुत अच्छा होगा। और तीनों जो संस्थापक थे, इन तीनों स्वायत्त राज्यों की, उनकी उच्च वैयक्तिक नैतिकता थी, समान गुण है। उत्तर प्रदेश में, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास, अलीगढ़ और कानपुर के बीच का भी क्षेत्र है, फर्रुखाबाद है। तो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगस पठानों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की और कब की? एक थे मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस जो थे वो 1714 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, बंगस पठानों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। फर्रुखाबाद के आसपास था। वैसा ही छोटे छोटे राजवाड़े भी थे। एक अगला प्रश्न है रुहेलखंड, ये हिमालय की तराई के आसपास उत्तराखंड में पड़ता है। रुहेलखंड राज्य हिमालय की तराई में दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी पहले बरेली के आमला में थी और बाद में रामपुर चली गई। प्रश्न थोड़ा बड़ा है। बताएं कि रुहेलखंड का संस्थापक, ये भी क्षेत्र था, रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? अली मुहम्मद खां। ऊपर के दोनों प्रश्न जो अभी के हुए, ये छोटा छोटा केवल संस्थापक का नाम जानना है। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह ने मुहम्मद शाह, मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के
ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय 1720 में बनाया गया था, क्यों नियुक्त किया था? सैयद बंधुओं के पतन के लिए उत्तरदायी या उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए उसे दक्कन का वायसराय बनाया था। वायसराय का शाब्दिक अर्थ है सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि, वही वायसराय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म को गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में चलाया था। 15वीं शताब्दी में 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। बताएं कि एक लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम किस सिख गुरु ने किया था? सिखों के 10 गुरु हुए, सिखों के जो 6ठे गुरु हुए गुरु हरगोबिंद, उन्होंने सिख समाज को एक लड़ाकू दल के रूप में, तब वॉरियर क्लास, एक लड़ाकू दल के रूप में तब्दील कर दिया। सिख से भी 4-5 प्रश्न आगे हैं। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख समाज एक राजनीतिक और फौजी ताकत बन गया? एक राजनीतिक और फौजी ताकत। सिखों के जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था, 1708 में किसी अफगानी ने उनकी हत्या कर दी थी, तो उन्होंने ही मतलब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिख समाज को एक राजनीतिक ताकत और फौजी ताकत में तब्दील कर दिया था। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख गुरुओं की परंपरा समाप्त होने के उपरांत सिख धर्म में आध्यात्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल राइट किसे सौंपा गया? अब तो सिखों की परंपरा, गुरु की परंपरा समाप्त हो गई, किसे गुरु माना जाए? तो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब को ही आध्यात्मिक स्पिरिचुअल राइट दिया गया। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1708 में उनकी हत्या हो गई थी, गुरु परंपरा खत्म हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वास पात्र शिष्य बंदा बहादुर के हाथों में चला गया। जो बंदा बहादुर के नाम चला गया, बताएं कि उसे कब मुगलों ने पकड़ लिया? उन्हें एक गैर बराबरी का मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी 1715 में, जब फर्रुखसियर शासक था, पकड़ लिया गया और उनको बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के काबिल सेनापतियों में से था, पिछले वीडियो में प्रस्तुत किया गया था। अहमद शाह अब्दाली के पंजाब से वापस जाने के बाद सिखों ने किस ईस्वी सन के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में ले लिया? किस ईस्वी सन के बीच पंजाब और जम्मू को अपने अधिकार में ले लिया सिखों ने? 1765 से 1800 के बीच की जो समयावधि है, इस बीच में सिखों ने इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। सिख जो समाज था वो 12 मिसलों या संघ में संगठित थे। 12 मिसल या बहु समानता पर आधारित थे, जो सूबों के विभिन्न भाग में काम करते थे। ये मिसल मूलतः समानता के सिद्धांत पर आधारित थे। बताएं कि 18वीं सदी के अंत में किस मिसल के प्रधान के रूप में महाराजा रणजीत सिंह ने प्रमुखता प्राप्त कर ली थी? महाराजा रणजीत सिंह को एक जन्मजात नेता कहा गया। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किसे जन्मजात नेता कहा गया है, तो महाराजा रणजीत सिंह को एक जन्मजात नेता कहा गया है। प्रश्न यह है कि वह किस मिसल के प्रधान थे? एक संघ था, 12 मिसल में सिख समाज को बांटा गया था, तो सुकेरचकिया मिसल के प्रधान थे। बहुत इंपॉर्टेंट, महाराजा रणजीत सिंह ने जन्मजात नेता कहा गया, वे सुकेरचकिया मिसल के प्रधान थे। अगला है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर पर कब कब्जा कर लिया? लाहौर पर कब कब्जा कर लिया और अमृतसर पर कब्जा कर लिया, कब कब्जा कर लिया? तो इसका उत्तर लिखा जाए 1799 में लाहौर पर कब्जा किया और 1802 में अमृतसर पर कब्जा करे। बाद में उन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप बनाने के आधुनिक कारखाने खोले। कहा जाता है कि उनकी फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज है। अगर प्रश्न आ जाए एशिया की पहली सबसे अच्छी फौज कौन थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी उसे रैंक 1 दिया गया था। सेकेंड रैंक महाराजा रणजीत सिंह की फौज को दिया गया था और फर्स्ट रैंक बहुत अनुशासित फौज थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी की। अनुशासित फौज के चलते उन्होंने हिंदुस्तान के सारे देसी राजे राजवाड़े को एक एक करके पराजित कर दिया। अगला प्रश्न है, धर्म के मामले में रणजीत सिंह सहनशील और उदारवादी थे। धर्म टॉलरेंट थे, बहुत ही जेनरस थे, टॉलरेंट थे। बताएं कि उनका सबसे विश्वास पात्र मंत्री
माने मुसलमानों को भी, अन्य बिरादरी के लोगों को भी अच्छे पौधे पर देते थे। उनके सबसे विश्वासपात्र मंत्री कौन था तथा उनका वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री कौन था और सबसे विश्वासपात्र मंत्री कौन था? फकीर अजीज उद्दीन, मुसलमान थे तो उनको बहुत विश्वास था। फकीर अजीज उद्दीन व दीवान दीनानाथ, दीवान दीनानाथ उनके वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस ईस्वी सन में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को सतलज नदी पार करने से मना कर दिया? क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति बढ़ रही थी और रंजीत सिंह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे, मना कर दिया। और नदी के पूरब में के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, अंग्रेजों ने ले लिया। और इसका ईस्वी सन याद कर दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1809 के बाद रंजीत सिंह शक्ति कमजोर होने लगी और अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह की मृत्यु वो 1839 में हुआ है के बाद क्रमिक रूप से एक के बाद एक शक्तिहीन सिख शासकों को अपदस्थ किया गया। जो शासक हुए रंजीत सिंह के बाद उतने काबिल नहीं हुए, अब उनका धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन, डाउनफॉल समाज के सिख राजाओं को भी होने लगा। बताएं कि अंततः किसे सिंहासनारूढ़ किया गया? जो और भी तो हटा दिया गया, लेकिन दलीप सिंह थे, उन्हें सिंहासनारूढ़ किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अंग्रेज लोग तो सबसे लड़ाई कर रहे थे, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, अंग्रेजों का सिखों से युद्ध 1845-46 में। सिख सेना की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? क्या कारण था? सिख सेना तो सिख लोग तो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन उनके हारने का कारण क्या था? सिख सेनापतियों की उत्साहहीनता और विश्वासघात। कोई भी शासक, कोई भी सेना अगर पूरे विश्वास के साथ कोई काम नहीं करेगा तो उसकी हार, पराजय है। तो विश्वासघात भी हो रहा था और उनमें उत्साह की भी कमी थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के मौत के बाद, अच्छा प्रश्न, किस मुगल शासक की मौत के जाटों ने, जो खेतिहर समाज वाले लोग थे जाटों ने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी थी। अब ऐसे भी है कि औरंगजेब के मरने के बाद पूरे हिंदुस्तान में अशांति का वातावरण हो गया था। औरंगजेब बहुत कट्टर था और एक पराकाष्ठ था, एक पॉइंट मुगल शासन का औरंगजेब माना जाता है। औरंगजेब के बाद कोई भी चीज का जो पराकाष्ठा होता है उसके बाद डाउनफॉल भी शुरू होता है। तो औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली के इर्द गिर्द क्षेत्रों में जाटों ने अशांति, एनार्की, अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। अगला प्रश्न है, जाट सत्ता, जाट शासन, जाट सत्ता किसके नेतृत्व में अपनी उच्चतम शिखर पर पहुंच गई और वह कब से कब तक शासन किया? उसे जाटों का अफलातून भी कहा गया। सूरजमल 7 वर्षों तक उसका शासन था। 1756 से 1763, ये डेट याद रखना है। 1756 से 1763 तक सूरजमल जो है जाटों का सर्वोच्च नेता माना गया, सबसे बहुत ताकतवर। उसे जाटों का अफलातून भी कहा गया। एक प्रश्न और है जो पूछा जाता है, जाट सत्ता किसके नेतृत्व में तो हो गया? भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? छोटा प्रश्न है। चूड़ामन और बदन सिंह ने जाट राज्य की स्थापना की थी। अगला है, पतनोन्मुख, पतन की ओर उन्मुख मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती किस राज्य से मिली जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था? उत्तराधिकारी राज्यों में मुगलों के बाद जो उसको उत्तराधिकारी राज्य थे उसमें सबसे प्रमुख था कि मुगलों को सबसे अधिक उसी से चुनौती मिली थी, वे थे मराठा राज्य। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। बाद में उसमें पेशवा वगैरह आए और उसके बारे में आपको आगे करना है। शिवाजी, अगला प्रश्न है, शिवाजी के पोते संभाजी के पोते शाहू, शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने कब से कैद कर रखा था? औरंगजेब ने कब से कैद कर रखा था? और औरंगजेब जो 1707 में मरा है, कब से कैद कर रखा था तथा उसे कब रिहा कर दिया गया? उसके मरने के बाद उसको रिहा किया गया था, 1707 में किया गया था। यानी में 1689 में उसे कैद कर रखा था। हालांकि उसको बड़ी इज्जत के साथ रखा गया था कि कोई भी उसकी मान मर्यादा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया था। और उसके मरणोपरांत 1707 में शाहू को रिहा कर, 2 डेट याद रखा है। औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया था और 1707 में जब बहादुर शाह बना था राजा, 1707 से 1712 तक बहादुर शाह की शासनावधि है, तो उसे रिहा कर दिया गया। अगला प्रश्न है, शाहू ने किसे और कब मराठा राज्य का पेशवा
यानी मुख्य प्रधान बनाया। पेशवा कहा से मुख्य प्रधान। तो राजा शाहू ने किसे मराठा राज्य का पेशवा यानी मुख्य प्रधान बनाया? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ब्राह्मण जाति का था। 1713 में वह पेशवा बना था। 1713 से 1720 तक था। वह बहुत ही काबिल व्यक्ति था। एक रेवेन्यू अफसर के रूप में, साधारण रेवेन्यू अफसर के रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी और बाद में बहुत उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, किस मराठा पेशवा ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया? कार्यकारी प्रधान बना दिया। इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है। बालाजी विश्वनाथ जो प्रथम पेशवा थे और उनके पुत्र थे बाजीराव प्रथम। इन दोनों ने मिलकर मराठा साम्राज्य में पेशवा को मुख्य कार्यकारी बना दिया। सर्वे सर्वा हो गया। किस मराठा पेशवा को, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, किस मराठा पेशवा को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध, लुक छिप के युद्ध करने को गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना गया? बाजीराव प्रथम जो 1720 से 1740 था। उसने मराठा साम्राज्य के चरित्र को बदल के रख दिया था। बहुत ही निर्भीक योद्धा था, बहुत चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं हारी। 1720 से 1740 तक वह मराठा पेशवा के पद पर विद्यमान था। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए पानीपत का तीनों युद्ध इतिहास बनाने वाला है। पहला युद्ध जो 1526 में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। और उसका दूसरा युद्ध 1556 हुआ था, जिससे मुगल वंश सुदृढ़ीकरण को प्राप्त हुआ। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय लड़ाई, उसमें मराठे हार गए थे। और उस युद्ध में मराठे का जो सपना था दिल्ली में शासन करने का, वह चकनाचूर हो गया था। तो यहाँ प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो पहला पेशवा तो बालाजी विश्वनाथ हुआ, दूसरा पेशवा हुआ बाजीराव प्रथम, और तीसरा पेशवा हुआ था जो बाजीराव प्रथम का था बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 1761 में था। हालांकि वह युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को और वह जून 1761 में मरा था। प्रश्न है, तथा इस युद्ध में करीब कितने मराठे सैनिक मारे गए? मराठों की कमर ही टूट गई। करीब 28,000 मराठे सैनिक मारे गए। 28,000 बहुत वीर बांकुड़े मराठे सैनिक मारे गए। मराठों की कमर ही टूट गई। और इसी युद्ध के बाद यह निश्चित हो गया अगला कि हिंदुस्तान का अगला बादशाह कौन होने वाला है। अंग्रेजों के भारत विजय का रास्ता यहीं से प्रशस्त हो गया और ये अगले बादशाह अंग्रेज बने थे। अगला प्रश्न है, बालाजी बाजीराव के बाद जून 1761 में तो उसकी मृत्यु हो गई के बाद उसका 17 वर्षीय पुत्र माधवराव पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। वो बहुत जीनियस था। आखिरी मौका उसे मिला था मराठा साम्राज्य को एकत्र करने का, मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाने का, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन वह मात्र 11 वर्षों तक शासन किया था और जिसके चलते अच्छा लंबा शासन नहीं मिल सका। उसने मराठा शक्ति की खोज शक्ति को लौटा दिया। प्रश्न है कि वह कब और किस रोग से मर गया? मात्र 11 वर्ष, 1761 में मरा, 11 वर्ष तक मात्र शासन किया। वह 1772 तक रहा और 6 रोग से, ट्यूबरकुलोसिस से उसका प्राणांत हो गया अंतिम। और उसके बाद फिर जो पेशवा हुए वो आपस में विश्वासघात करने लगे, आपस में लड़ने लगे और वो कमजोर होते गए और अंग्रेज इसका फायदा उठा करके पूरी तरह से पराजित कर दिया। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार और उद्योग के प्रमुख केंद्रों में से था। 18वीं सदी जो था वह विश्व व्यापार में भारत का अच्छी स्थिति थी। औरंगजेब हालांकि मृत्यु हो गई है और उसके बाद का जो काल है वह है 1700 से 1799 तक का जो काल है। किसने, उस पर एक प्रश्न आता है कि किसने कहा कि याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है। एक कोटेशन है, भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और उस पर पूरा अधिकार जो कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक डिक्टेटर हो सकेगा। माने भारत का वाणिज्य ऐसा है। ऐसे भी कहा था व्यापार है वस्तु लक्ष्मी। व्यापार जिसका अच्छा है, चाहे जिस देश का, जिस समाज का, जिस परिवार का, वो संपन्न माना जाता है। तो उसमें भारत की व्यापारिक स्थिति अच्छी थी। और यह कथा है रूस के पीटर महान का कि जो भारत के वाणिज्य पर जिसका अधिकार होगा वही यूरोप का अधिनायक बनेगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य लव हीर राझा की रचना 18वीं शताब्दी में हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में हीर राझा की रचना किसने की? वारिस शाह ने। प्रेम महाकाव्य
पंजाबी के मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर राझा की रचना वारिस शाह ने की थी। इसको गेट वाइज हट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं औरंगजेब के मरने के बाद जितने ही स्वायत्त देशी राजे राजवाड़े हुए, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति है, अगर इसको ठीक से कर लिया जाए तो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, स्टेट का सिविल सर्विसेज हो, चाहे रेलवे, SSC, BPSC और जो भी है, उसके लिए रामबाण औषधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो प्रश्न और बच रहे हैं इसमें, इसको आगे देखा जाए। गुजरात के एक महान गीतकार कौन हुए जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 1750 के बाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं की? दयाराम। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में गुजरात के एक महान गीतकार दयाराम हुए, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में किस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई? ऐसे तो उनको रंगीला बादशाह कहा गया, शासन उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन संगीत के क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, बहुत ही अधिक प्रगति हुई थी। उनका 1719 से 1748 का काल है और संगीत के क्षेत्र में मोहम्मद शाह के जमाने में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई ने इंदौर पर बड़ी सफलता के साथ शासन किया था। इंदौर पर कब से कब तक अहिल्याबाई ने इंदौर पर शासन किया था? बार बार पूछ दिया था प्रश्न। 1766 से 1796 की जो समयावधि है उसमें अहिल्याबाई बड़ी चतुरता से, बड़ी ईमानदारी से, बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ पर शासन की थी। एक प्रश्न और बच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति प्रथा के अतिरिक्त भारत में जाति प्रथा शुरू से है, जातियाँ कैसे बनी इस पर चर्चा दूसरे वीडियो में किया जाएगा। हम सभी लोग आर्य हैं, कैसे पहले वर्ग था, फिर वर्ण हुआ, फिर जातियां हुआ, फिर उपजातियां हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा बाद में होगी। अभी मात्र आता है कि जाति प्रथा के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, 18वीं सदी के भारत की दो बड़ी सामाजिक कुरीतियां, सोशलिज्म, जाति प्रथा तो थी ही, जाति प्रथा, ब्राह्मण अपने को सुपीरियर कहते थे, उससे और दूसरी जातियां उससे नीचे मानते थे, और छुआछूत भी था, अपने यहाँ अनटचेबिलिटी भी थी। तो उसके अलावा दो सोशल इल्स और थे 18वीं शताब्दी में। वे कौन कौन थे? एक सोशल सेल्स था बहुत अच्छा, औरतों की स्थिति बहुत बुरी थी उस समाज में। सती प्रथा था, पुरुषों के मरने के बाद उसकी पत्नी को उसी चिता में जला दिया जाता था। बहुत ही सोशल इल्स में सती प्रथा। बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को रोक लगा था, वो बात होगी कैसे उसको रोक लगा था, उसमें कौन था। और एक और था विधवाओं की खराब स्थिति, जो भी खासकर उच्च वर्ग के लोग जब मर जाते थे तो उनकी पत्नी को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। तो 18वीं शताब्दी में 3 सोशल सेल्स, जाति प्रथा तो पहले से था, दूसरा जो सोशल सेल था वो सती प्रथा पर कोई पाबंदी नहीं थी, सती प्रथा चल ही रहा था, और तीसरी जो सोशल सेल था वो विधवाओं की खराब स्थिति, उसे लोग हीन दृष्टि से देखते थे। तो 18वीं शताब्दी की औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हुआ इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। और मॉडर्न इंडिया का यह पहला चैप्टर है, ऐसे भी कहा जाता है वेल बिगन हाफ डन। इसमें जितने भी प्रश्न प्रेषित किए जा चुके हैं उसको अगर ठीक से सिमुलेट किया कर लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, अब किसी भी परीक्षा में जाएंगे, इसके अलावा प्रश्न होंगे। विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ पढ़े, मनन करें, याद करें, बार बार अभ्यास करें, अच्छा रहेगा। थैंक यू।